हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कोलजाल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 13, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। ये आपकी इतिहास की बुक से पार्ट 2 है। इसका हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए जल्दी से। और ये थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। ये डेट है आपकी 9 नवंबर 2020। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। कंपनी का फैलता शासन, इसमें हम पढ़ेंगे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन कैसे फैलता रहा। तो कंपनी का शासन तो वो धीरे धीरे फैल रहा था, बढ़ रहा था। उन्होंने बंगाल के नवाब को हरा के उनके बंगाल के नवाब बन चुके थे। ऐसे उन्होंने धीरे धीरे अपना शासन फैला रहे थे। तो आरंभिक काल से यानी पुराने काल से हम पढ़ेंगे। बक्सर की लड़ाई हमने पिछले वर्कशीट में इसका एक वर्ड पढ़ा था, बट अब हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। जो भारतीय रियासतें हैं वहाँ पे उन्होंने प्रतिनिधि यानी लोग लगा दिए, उन्हें हम रेजिडेंट कहते थे। और वहाँ पे लोग तैनात कर दिए कम भारतीय रियासतों जैसे किसी राज्य के आसपास प्रतिनिधि तैनात कर दिए। उन रेजिडेंट का काम क्या था? उन रेजिडेंट का काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। जो कंपनी के जो हित थे उसकी रक्षा करना और कंपनी को आगे बढ़ाना, वो उनके कार्य थे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में ही दखल देने लगे थे। तो जो रेजिडेंट था, जिसमें प्रतिनिधि लोग एक भारतीय रियासत में जगह बना लेते थे अपनी, उसी के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी थे वो राज्यों के भीतर भी जाते थे और उसके मामलों में दखल अंदाजी देते थे। दखल देते थे कि अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा या किसको कौन सा अफसर बनाना चाहिए। तो वो सारे मामले वो सोचते थे कि हमें ही तय करने चाहिए। हम कंपनी को ही तय करनी चाहिए, कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते हैं। तो कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे एक कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलजी गवर्नर जनरल था, यानी जब रिचर्ड वेलजी गवर्नर जनरल था, तो उस समय अवध के नवाब थे, नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने में चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। तो इसमें ये बताया गया कि जो सहायक संधि थी, वो जो कंपनी थे वो सभी रियासतों पे थोप रहे थे, और जो इसे मान लेता था, जो इस सहायक संधि को ले लेता था, उसकी सेनाएं छिन जाती थी। उसे स्वतंत्र सेना का अधिकार नहीं था और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और कंपनी सुरक्षा देती थी तो उसके बदले वो पैसे लेती थी, तो वो रकम लेती थी उसके बदले। तो अगर कोई भारतीय शासक जो रकम देने में चूक जाता था कि वो नहीं दे पाता पूरी रकम, तो उसका इलाका छिन जाता था उससे। यहाँ पे आपको एक उदाहरण भी दिया था। जो रिचर्ड वेलजी गवर्नर थे, उस समय के वो अवध के नवाब थे, और उनका एक एग्जाम्पल दिया गया कि उन्होंने भी अपना आधा इलाका कंपनी को सौंप दिया था, क्योंकि वो मजबूर हो गए थे। वो जो रकम थी, जो पैसे थे, वो नहीं चुका पाए। इसी आधार पर जो पूरा हैदराबाद था, हैदराबाद के कई इलाके छिन गए उनसे। तो आगे पढ़ते हैं हम सीधी लड़ाई। अब सीधी लड़ाई देखते हैं। सीधी लड़ाई में हमें बताया गया कि आरंभिक वर्षों में शक्तियाँ अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसे हम निम्न दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब जो पहले पुराने वर्षों में जितनी भी शक्तियाँ उन्होंने अर्जित कर ली थी, ले ली थी, लोगों की रियासतें छीन ली थी, तो उनसे जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, जो उनके हित थे, उन पे खतरा आ गया,
क्योंकि सारे राजाओं से उनका इलाका छीन लिया। तो सारे राजा एक साथ मिल गए और उस कंपनी के जो टकराव थे, प्रत्यक्ष सैनिक थे, उनसे लड़ाई करना स्टार्ट हो गया। तो वो सीधी सादी लड़ाई थी, इसे हम उदाहरणों से समझेंगे। मैसूर का टीपू सुल्तान। अब मैसूर एक जगह है, उसका हम जो टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। हैदर अली 1761 से 1782 के बारे में पढ़ेंगे और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान थे, जो कि 1782 से 1799 में पढ़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। जो शासक होते हैं उनमें जो शक्तिशाली होते हैं, उसमें मैसूर एक माना जाता था कि ये शक्तिशाली शासकों का राज्य या जगह है। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। और जो मालाबार तट पर व्यापार होता था वो मैसूर रियासत के अंदर आता था या नियंत्रण में था। तो कंपनी वहाँ से काली मिर्च खरीदती थी, इलायची खरीदती थी। तो 1785 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1782 से 1799 तक वो टीपू सुल्तान शासक बना था। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। तो जो 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी जो अंडर उनका स्टेट, जो उनके इलाका आता है, उन पे जो बंदरगाह आते थे, कंपनियां बंदरगाह से पड़ने वाले कंपनी जो काली मिर्च खरीदती थी, इलायची खरीदती थी, उसके निर्यात को रोक दिया कि ये नहीं खरीदेंगे। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया और जो वहाँ पे बेचते थे काली मिर्च वगैरह, उन्हें भी रोक दिया कि ये इन्हें मत बेचो, कंपनी के साथ व्यापार मत करो। तो सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यानी जो फ्रांसीसी सेना थी, उनके व्यापारियों के साथ उन्होंने अच्छे संबंध बनाए और उनकी मदद से सेना को एकदम आधुनिकीकरण करा, यानी एकदम नई सी सेना बन गई। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार 1767 से 59, 1780 से 84, 1792 से 92 और 1799 जंग हुई। और जो सुल्तान के जितने कदम लिए कि इन्हें काली मिर्ची वगैरह नहीं बेचेंगे, इन्हें इलायची नहीं बेचेंगे, तो जो अंग्रेज थे वो आग बबूला हो गए, वो गुस्सा हो गए और मैसूर के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों की 4 बार लड़ाई हुई, क्योंकि जो सुल्तान थे उन्होंने उन्हें मना कर दिया था। तो वो गुस्सा में उन्होंने 4 बार लड़ाई करी। तो ये सन भी बता रखे कितनी बार लड़ाई करी। तो ये आगे बताया रखा है। श्रीरंगपट्टम की जंग 1799 में हुई थी। टीपू सुल्तान मारे गए। तो श्रीरंगपट्टम एक जगह है जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए उस जंग में, और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई, और जो सहायक संधि थी वो मैसूर पे भी थोप दी गई और उन्हें भी अब रकम के से सैनिक को हटा के उन्हें रेजिडेंट खरीद लेने पड़े और कंपनी उनका देखती थी। तो टीपू सुल्तान के मरने के बाद ये सब हो गया, आपने पढ़ा भी। और जो वोडियार राजवंश थे उन्हीं को हाथ में वो पूरा मैसूर चला गया। फिर अब सेकंड एग्जाम्पल है मराठों से लड़ाई। मराठों से कैसे लड़ाई हुई पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्यमंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्राशिकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। तो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया कि जो कंपनी थी वो मराठों पे भी ताकत और काबू जमाना चाहती थी,
और जो मराठे थे वो दिल्ली पे अपना शासन चलाना चाहते थे, पर वो जो मराठों का था वो सपना चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। जैसे राज्यों के नाम लिख रखे हैं, बाटगोर, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ऐसे राजवंशों के हाथों में थे। और ये राज्य उनको अलग अलग राजवंशों के हाथों में हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत थे। और ये जो सारे जो स्टेट थे, राज्य थे, उन्हें एक पेशवा मंत्री यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत आते थे और एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक प्रशासन के प्रमुख होता था। जो राज्य मंडल का सैनिक है वो प्रशासन प्रमुख होता था। तो और वह पुणे में रहता था, ये बताया गया आपको। आगे देखते हैं। तो महादजी संधिनी और नाना फाड़निस थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध मराठी योद्धा थे और राजनीतिक भी थे। इनके साथ कंपनी ने बहुत युद्ध करे और इन्हें घुटनों पर टेकने पर मजबूर भी कर दिया। तो पहला युद्ध 1782 में होता, सालभाई संधि के साथ ख़त्म हो गया। जो सालभाई संधि थे उसके साथ ये ख़त्म हो गया, जिसमें कोई पक्ष भी नहीं जीत पाया, ना अंग्रेज जीते ना मराठा जीत पाई। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध में जो 1803 और 5 के बीच में था, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये निकला, जो उड़ीसा और यमुना के उत्तर में, यानी उड़ीसा का है यहाँ पे, उसके उत्तर में स्थित आगरा है और दिल्ली है, कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अतः यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारी दिल्ली भी ले ली थी, आगरा भी ले ली थी और ज़्यादातर सारे भूभाग ले लिए थे। फिर अंत में 1817 और 19 के बीच में जो तीसरा युद्ध अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ था, उसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया, यानी पूरे मराठा ख़त्म हो गए। पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठूर में पेशन पर भेज दिया गया। और जो पेशवा था उसे पुणे से हटकर कानपुर के पास भेज दिया और बिठूर में पेशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर, और जो विंध्य था उसके पूरे दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो ज़्यादातर आपने इसमें पढ़ा कि सारा भूभाग विंध्य दक्षिण में कंपनी का नियंत्रण आ चुका था। तो अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर तैयार करने से पहले आपकी जो सेकंड वर्कशीट आई है इंग्लिश की, वो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर फर्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो करते हैं इसका आंसर। आपका आंसर वर्कशीट में भी है यहाँ से, तो आपके सभी आंसर्स वर्कशीट से भी आते हैं, पर मैं आपको अलग से कराती हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो सकता है, पर आपको मैं अलग से करवा देती हूँ, तो आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से आंसर रखा है। सहायक संधि के द्वारा कंपनी भारतीय रियासतों को सैनिक सहायता प्रदान करती थी, परंतु बदले में रियासतों को सहायक सेना के रखरखाव के लिए रकम देनी पड़ती थी। अगर रियासत रकम चुकाने में चूक जाती थी तो रियासत के लिए एक हिस्से पर कंपनी अपना कब्जा जमा लेती थी। तो ये हमने पढ़ लिया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हमेशा आता है, तो आप इसे याद भी कर लेंगे। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो क्या आपको पता है लास्ट में कौन जीता था, अंग्रेजी जीते थे। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत की बंदरगाहों से अंग्रेज के व्यापार को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय व्यापारियों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी से घनिष्ठ संबंध थे। इन सब कारणों से अंग्रेज टीपू सुल्तान से आग बबूला थे और इसी कारण से अंग्रेजों के मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए और अंत में विजय अंग्रेजों के हाथ लगी। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आंसर नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। तो ये आप आंसर हमेशा अच्छे से याद कर लेंगे, तो ये आपका हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये आपके आंसर वर्कशीट में भी आते हैं, पर मैं आपको अलग से कराती हूँ। तो आप अच्छे इस बात के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे, ये संघ किस प्रकार से शासित था। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर थे। सिंधिया आप कॉमन लगा देंगे, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। ये सारे राजवंश पेशवा के अधीन एक राज्य मंडल के
सदस्य थे। तो यही आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा राजवंशों को 3 युद्ध करे, जो 1782, 1803 से 5 और 1817 से 19 में हराकर अपने अधीन कर लिया। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अब आपका टाइम है क्वेश्चन टाइम। तो आपको बताना है कि टीपू सुल्तान जो थे, जो मारे गए थे अंग्रेज़ों से, तो 4 युद्ध हुए थे, आपको याद है। और युद्ध लास्ट में कब मारे गए थे, 1799 यानी 1799 में मारे गए थे। पर कहाँ मारे गए थे ये बताना है आपको। मुझे आपको बताना है कहाँ मारे गए थे। मैंने एक जगह पर का नाम बताया था, वो आपकी जो वर्कशीट है उसमें हाईलाइट हो रखे, काला कलर एकदम ब्लैक से लिख रखा है। आप अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। तो नहीं पता तो आप मुझसे पूछ भी लेंगे कमेंट सेक्शन में। और यार वर्कशीट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ रहेगा। और आप सेकेंड वीडियो ज़रूर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सारी वर्कशीट का, इस पूरे वीक की वर्कशीट का। और आपको वो वर्कशीट मैं बना के वीडियो भी डाल दूँगी, तो आप उन्हें भी देखिएगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, ये वीडियो को शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।